Hello students, I am Gulrez Zaidi. I will teach you maths and science subject. So starting with science, today we shall study chapter number 4, which is metal and non-metal. So केमिस्ट्री जो है स्टूडेंट्स वो एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग मैटर और मैटर से रिलेटेड चेंजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग मैटर को समझें और मैटर को किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है इस बात को समझें। ठीक है, तो मैटर को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो ग्रुप्स में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सब्सटेंस जो है उसको बांटा गया है मिक्सचर में। अब एलिमेंट का मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं। एलिमेंट में सब एक तरह के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अगर आपने एक सैंपल लिया है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स ऑक्सीजन के ही होंगे, उसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा। कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय अ डेफिनेट फार्मूला, एक फिक्स्ड फार्मूला होता है कंपाउंड का, तब कंपाउंड बनती है। ठीक है, कंपाउंड में दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई एक सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को फर्दर अगर उसकी ग्रुपिंग की जाए तो एलिमेंट्स को चार भागों में बांटा जा सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। हम अभी बारी बारी से इन सब को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा। अलग अलग रिएक्शंस को समझने के लिए हमें एलिमेंट्स के नेम, कंपाउंड्स के नेम और रिएक्शंस को सिंबल्स में लिखना होता है। ठीक है, हर एलिमेंट को एक प्रॉपर सिंबल असाइन किया गया है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स जैकब ब्रेजिलियस, उन्होंने ये पूरा एक सिस्टम बनाया था। उससे पहले भी सिंबल होते थे, लेकिन वो कुछ ख़ास निशानियाँ बनाई जाती थीं, जैसे चांद का सिंबल होता था चांदी के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट जो थे, ब्रेजिलियस जो थे, इन्होंने इस पूरे मेथड को एक नए तरीके से अरेंज कर दिया। सिंबल्स को असाइन करने का जो काम है वो ऐसे किया जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनका फर्स्ट लेटर जो होता है उसी से सिंबल निकाल लिया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल है O। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन का सिंबल है H। तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो लिया गया है। दूसरा तरीका जो होता है सिंबल्स का वो है कि आप फर्स्ट लेटर के साथ कोई और एक इम्पॉर्टेंट लेटर ले लें। जैसे कि कैल्शियम के नेम में है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, तो हमने शुरू का लेटर एक C लिया है और बाद का एक A। मैग्नीशियम का सिंबल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में M और G। और तीसरा तरीका ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये नेम्स टैली कर जाते हैं, तो फिर सिंबल निकाला जाता है उनके लैटिन नेम्स के ज़रिए से। जैसे आयरन का लैटिन नेम है फेरम, आयरन का लैटिन नेम इज़ फेरम। और कॉपर का लैटिन नेम क्यूपरम है। तो इनके जो सिंबल हैं आयरन और कॉपर के, ये Fe आयरन का है, कॉपर का Cu है, जो कि उनके लैटिन नेम से निकाला गया है। फ्रेंड्स, आपकी बुक में जो आप
स्क्रीन पे इस वक्त आप पेज देख रहे हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 46 में। तो आप इन सिंबल्स को लर्न कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें से आपसे सिंबल्स पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों ने शुरू किया था कि एलिमेंट्स को 4 भागों में बांटा जा सकता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझते हैं मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। देखिए, मेटल में कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी वजह से उनको मेटल्स कहा जाता है। मेटल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल आप देखिए, लोहा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, इनमें एक ख़ास चमक होती है। मेटल की इस चमक को हम लोग लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो मेटल ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। सारे के सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं, मगर मरकरी और गैलियम ये 2 ऐसे मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब अगर बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ब्रिटल सॉलिड, ब्रिटल मीन्स वो हैमर एक्शन को सहन नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयले के ऊपर अगर आप हैमर चलाइए, हथौड़ी मारिए, तो वो चूर चूर हो जाता है। इस खासियत को ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल ज़्यादातर ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। लिक्विड में जो नॉन मेटल है उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में आकर करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें मेटल की, तो मेटल जो होते हैं वो सब के सब गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर। वो अच्छी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आप सपोज करिए कि आपने एक रॉड ले लिया लोहे का, और उसका एक एंड जो है वो आपने आग में रख दिया, तो दूसरे एंड पर धीरे धीरे आपको उसकी गर्मी महसूस होने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर से हीट पास होते हुए, रॉड के अंदर से हीट पास होते हुए दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेटल को कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी तरह अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दें मेटल को, जैसे कि तार आपने देखा है मेटल्स के ही बने होते हैं, तार कॉपर के बने होते हैं या एल्युमिनियम के, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। वेयर एज नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल में ये खासियत नहीं होती। नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन नॉन मेटल में भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर समझा जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट। मेटल्स जो हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि मेटल्स डक्टाइल होते हैं। मेटल्स के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल का क्या मतलब हुआ? डक्टाइल का मीनिंग होता है कि मेटल्स को आप मेटल्स के तार बना सकते हैं। ठीक है, मेटल्स के तार बनाए जा सकते हैं। मेटल्स को अगर बीट किया जाए तो उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल। ठीक है, उनको हम ना तार बना सकते हैं, उनके नॉन मेटल्स के तार नहीं बन सकते हैं, और ना ही नॉन मेटल की शीट्स बन सकती हैं। ठीक है, तार बनाने की प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। इसके अलावा मेटल में देखिए लस्टर होता है। लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मीनिंग क्या होता है? लस्टर का मीनिंग बच्चों होता है चमक। मेटल का कोई भी सरफेस आप देखिएगा, जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, टिन है, तो इनके अंदर एक ख़ास चमक होती है, शाइन करता है इनका सरफेस। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होता है
नॉन मेटल में ये शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं, हर प्रॉपर्टी में देखिए कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं कि जिनके अंदर चमक पाई जाती है। उन नॉन मेटल्स के नाम हैं आयोडीन और डायमंड, जैसा कि आप अपने देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ठीक है, आयोडीन और डायमंड। फिर देखिए मेटल्स में एक ख़ास बात होती है कि मेटल सोनोरस होते हैं, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक है। मगर सोडियम और पोटेशियम का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है कि जब मेटल को किसी चीज़ से स्ट्राइक किया जाता है, दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, ठीक है। वेयर एज नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आपने ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया मेटल और नॉन मेटल की, और इसमें आपने देखा कि हर प्रॉपर्टी के अंदर एक ना एक एक्सेप्शन है। जनरली सारे मेटल्स प्रॉपर्टी को मानते हैं, मगर एक दो ऐसे होंगे कि जो उस प्रॉपर्टी को नहीं मानेंगे। तो उन एक्सेप्शंस को आपको याद करना है, नेम द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। इसमें सबसे ऊपर का जो मेटल है वो है पोटेशियम। सबसे ऊपर का जो मेटल है वो पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो जो आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। उसके नीचे आप जाइएगा, बेरियम आया, बेरियम पोटेशियम से कम रिएक्टिव होगा। इसी तरह जो जो आप नीचे जाते जाएंगे वो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद करना है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा मगर इसको रोज़ पढ़ें, क्योंकि रिएक्शंस लिखने के लिए और रिएक्शंस को समझने के लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आइए अब हम आपको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। जब भी मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो उनकी ऑक्साइड बन जाती है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। नीचे इसी रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखा गया है। आप देख सकते हैं मैंने आपके स्क्रीन पर एक रेड लाइन बनाई हुई है। Na है सोडियम का सिंबल, O है ऑक्सीजन का सिंबल, और Na2O दैट इज फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इन द सेम वे द अदर रिएक्शन इज रिटन एज आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड। आयरन का फॉर्मूला है Fe, ऑक्सीजन का O2 और आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। पानी के साथ रिएक्शन, सबसे ऊपर मैंने आपको जनरल रिएक्शन बताया है। मेटल प्लस वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज्ड। तो अब जब आप मेटल का पीस डालेंगे पानी में तो क्या होगा रिएक्शन? मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों ये रिएक्शंस आपके बुक के पेज नंबर 50 पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें सोडियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो सोडियम का रिएक्शन बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है, वायलेंट टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है। इधर उधर भागने लगता है सोडियम पानी से जब रिएक्ट करता है। जैसे आप सोडियम डाल दीजिए पानी के ऊपर तो सोडियम का पीस जो होगा वो पहले इधर उधर भागेगा और पानी के ऊपर ही वो आग पकड़ लेता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। एक्टिविटी सीरीज में जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तब आएगा आयरन। आयरन की एक्टिविटी
सोडियम से काफ़ी कम होती है। ठंडे पानी से तो आयरन रिएक्ट ही नहीं करता है। तो आयरन को रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आयरन को रेड हॉट रखना पड़ता है, खूब गर्म करना पड़ता है। गर्म करिए जब तक कि वो एकदम लाल ना हो जाए, और उस पर से स्टीम पास करिए, तो बन जाती है आयरन ऑक्साइड। ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड कहलाती है ये मैंने आपके जो स्क्रीन के ऊपर बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है Fe3O4, वो है ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फर्दर हम देखते हैं कि मेटल्स के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है। जब कोई भी मेटल एसिड से कंबाइन करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब मेटल यहाँ पर आप ले लीजिए सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये कंबाइन होंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने सर्कल किया है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसी तरह मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, सो इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो बच्चों, एसिड जब भी किसी मेटल से कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन याद रहे कि एक्टिविटी सीरीज जो अभी आपको दिखाई गई थी, तो उस एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन के नीचे जो मेटल्स आते हैं वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड से रिएक्ट करने पर उनमें से हाइड्रोजन नहीं निकलती है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं। ये रही एक्टिविटी सीरीज, ये रही हाइड्रोजन की पोजीशन। तो हाइड्रोजन की पोजीशन के नीचे आने वाले मेटल्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन नहीं निकालते हैं। फर्दर रिएक्शन विथ अल्कलीज। अल्कली सॉल्यूशन जो होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अल्कली सॉल्यूशन है। तो इनसे जब कोई एम्फोट्रिक मेटल, तीन ही मेटल ऐसे होते हैं जिनको एम्फोट्रिक कहा जाता है, जैसे कि जिंक है, लेड है और एल्युमिनियम है। तो ये तीनों मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसी अल्कली से तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन आपके बुक के पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। फर्दर नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपकी एसिडिक ऑक्साइड भी कहलाती है। ठीक है, नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो अपनी पर्टिकुलर हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, ये मिलकर के बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से टू गिव वाटर। तीसरा है हाइड्रोजन प्लस सल्फर, इट गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड। और नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स एमोनिया गैस। NH3 जो है वो फॉर्मूला है एमोनिया का। ये रिएक्शंस भी आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्दर आपने देखा होगा बच्चों की मेटल जो होता है, जब नया नया मेटल होता है तो उसका सरफेस काफ़ी शाइन करता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मेटल का सरफेस जो होता है वो डल हो जाता है। तो ये डल इसलिए होता है क्योंकि मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसका ऊपर का सरफेस जो होता है उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसके ऊपर रिएक्शन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का। तो हम इस रिएक्शन को कहते हैं कोरोजन। अब
आपने देखा होगा, बहुत आम एग्जाम्पल है कि जब लोहा जो होता है अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें भी कोरोजन हो जाता है। तो ये कोरोजन जो होता है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लेयर होती है ऑक्साइड की, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो बन जाती है और उसका वो लेयर जम जाता है मेटल के ऊपरी सरफेस पर। आपने देखा होगा कि मेटल के ऊपरी सरफेस को अगर दोबारा से आप सैंड पेपर से घिसें तो अंदर की सरफेस वापस से आपको शाइनिंग मिल जाती है। कोरोजन की वजह से बच्चों बहुत नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए ये किया जाता है कि रस्टिंग से बचाव के अलग अलग तरीक़े हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे के ब्रिज होते हैं, तो उनके ऊपर हर साल मेंटेनेंस वर्क होता है, पेंटिंग की जाती है। तो पेंटिंग इसलिए की जाती है ताकि उनका सरफेस जो है वो पेंट से कवर हो जाए और अंदर का सरफेस रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो रस्ट जंग से बचाने के लिए बस ऊपरी परत को कवर कर दिया जाए। अगर किसी और मेटल से कवर कर दिया जाए, कभी कभार आपने देखा होगा कि इनेमल कर दिया जाता है, फ्रिज वगैरह पे आप देखिए कि जो पेंट चढ़ाया जाता है वो इनेमलिंग होती है। ठीक है, तो इनेमलिंग हो जाने से क्या होता है कि अंदर का मेटल जो होता है उसको हवा मिल नहीं पाती है और इसलिए उस पर जंग नहीं लग पाता है। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या तरीका है? गैल्वेनाइजिंग होती है ख़ास तौर पर जो लोहे के पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें गैल्वेनाइजिंग की जाती है। किस तरह गैल्वेनाइजिंग होती है? जिंक जो होता है, जिंक एक मेटल होता है ख़ास, जिसकी आपने देखा होगा कि एयर कूलर्स जो होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो जिंक की बनी होती है। तो जिंक जो होता है वो पिघलाया जाता है और उसमें लोहे के पाइप्स डिप कर दिए जाते हैं, तो जिंक की एक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है, जिस वजह से अंदर अंदर का जो आयरन होता है वो जंग लगने से बचा रहता है। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जैसे जिंक की हमने बताया कि परत चढ़ जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी कुछ सुपीरियर मेटल्स की परतें चढ़ा दी जाती हैं इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इसके अलावा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा एनोडाइजिंग होता है। एनोडाइजिंग क्या होता है कि मेटल के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर ख़ास तौर से एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जमा दी जाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जब आ जाती है तो वो एल्युमिनियम जो होता है वो एनोडाइज हो जाता है। इस तरह से हम अंदर के एल्युमिनियम को कोरोजन से बचा सकते हैं। इसके अलावा अलॉइंग एक तरीका है। अलॉइंग जो है वो सदियों पुराना तरीका है। आपने, जो लोग दिल्ली गए होंगे, मेहरौली में कुतुब मीनार देखा होगा, तो वहाँ पर एक आयरन पिलर है जो कि सदियों से वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। तो उस आयरन पिलर में एक्चुअली वो प्योर आयरन का नहीं बना हुआ है, उसमें दूसरे मेटल का मिक्सचर करके और उसे पिघला करके उसका पिलर बना दिया गया है। तो दूसरे मेटल का मिक्सचर कर देने से ये हो जाता है कि आयरन में जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म होता है और इस चैप्टर को आप बार बार थोड़ा सा व्यू करिएगा, 2-3 बार जब आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लस मैं जो ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अपनी बुक से इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद फिर मैं आप लोगों को PDF मोड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसके आंसर आपको इस वीडियो में भी मिलेंगे और आपकी बुक में भी मिलेंगे। सो हैव अ नाइस डे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्सक्राइब करके you will hit the bell icon so that you get all the notifications of any video which is uploaded by me. Okay, have a nice day.